बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला महमूद खान ने गवर्नर को समरी भेजी थी और आज सुबह गवर्नर हाजी गुलाम अली ने तकरीबन 9 बजे, सवा 9 बजे के करीब उस पर दस्तखत करके खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया है। अब इसके बाद जो मरहला है वो निगरान सेटअप का है और जो आइन के मुताबिक एक प्रोसीजर है कि 3 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आला और अपोजिशन रहनुमा जो है वो आपस में बैठ के जो निगरान वज़ीर आला है उस के वो तय करेंगे और काबीना ये सारा जो है ना ये 3 दिन में ये अमल मुकम्मल होगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस मकसद के तहत इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील किया, क्या वो मकसद हासिल हो गया है? इमरान खान साहब का ये कहना था, उनकी एक कैलकुलेशन थी कि इस तरह वो दोनों असम्बलियों को तहलील करके तो मरकज़ी हुकूमत पे ये दबाव बढ़ाएँगे कि वो मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान करे। लेकिन बज़ाहिर हमें जो है ना इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती। इसके साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला में फ़ंड की तक़सीम के लिए वफ़ाकी हुकूमत ने एक स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया है। इस कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और 2-2 एमपीएज़ और एमएनएज़ और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी से कुछ अफ़सरान को जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत जो कि कल तक मौजूद थी, आज नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले तक वो इस स्टीयरिंग कमेटी को मुस्तरद कर रहे थे और वो उन्होंने इसको ये सूबे के मामलात में मुदाखलत करार दिया था। तो अब ये भी यहाँ पे भी ये सवाल ये है कि ये क्या वाक़ई जो है ना सूबे के मामलात में मुदाखलत है या ये जो मरकज़ और सूबे के दरमियान जो एक सियासी चपकलश थी, ये उसका नतीजा है। तो उस पे आज हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब सैयद गज़न गाज़ी जमाल साहब। कल तक ये एमपीए थे, आज जो है असेंबली तहलील हो गई है तो ये अब साबिक़ा एमपीए है। लेकिन पीटीआई से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये ओरकज़ई ज़िले से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली थे। सैयद गज़न गाज़ी जमाल साहब को इस वजह से जो है ना हम ख़ुसूसी तौर पर जो कबायली अज़ला है उस पे इसकी बड़ी स्टडी है। जब ये मर्जर हो रहा था तो उस वक़्त ये किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उस वक़्त जो एक उसके लिए कमेटी बनाई गई थी तो उसकी सारी ड्राफ्टिंग जो है वो सैयद गज़न जमाल साहब ने की थी। और फिर जब ये 2018 में ये हुकूमत बनी तो उस वक़्त जो है ना इनको ये जब मर्जर हुआ था तो उस वक़्त ये फिर जो कबायली अजला है उनके मुशीर भी थे। तो इस वज़ह से इनको ज़्यादा मालूम है। गज़न जमाल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गज़न जमाल साहब, ये असम्बलियाँ पंजाब की भी तहलील हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा की भी आज जो है ना उसकी तहलील का ऐलान कर दिया गया है। तो एक जो इससे बड़ा मकसद खान साहब हासिल करना चाहते थे, जो खान साहब अपने स्पीचेज़ में भी कहते थे कि इसका मतलब उसका बज़ाहिर वो ये मकसद ले रहे थे कि इस तरह वो हुकूमत पे, जो वफाकी हुकूमत में, उस पर दबाव बढ़ाएँगे और इस तरह वो जो है ना मुल्क भर में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। लेकिन वो तो हमें उसका तो कोई ऐसी जो है ना सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती। तो फिर ये असेंबलियाँ क्यों जो है ना वो तहलील की गई? मेरे ख्याल से खैर दबाव तो उन पे बिल्कुल बड़ा है क्योंकि उनके पास आप चॉइसेस ज़रा देख लें। उनके पास एक चॉइस तो ये है कि वो उन्हें 90 दिन में इलेक्शन तो करवाना ही करवाना है। जी। अगर उनके पास एक चॉइस तो ये है कि वो सिर्फ सूबाई इलेक्शन करवा लें। अब वहाँ पर अगर आप दोनों सूबों में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, तो बड़ी क्लियर एक टिल्ट है पॉलिटिकल पीटीआई की तरफ। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि एक बड़ी मेजॉरिटी से पीटीआई मौजूदा सूरत हाल में आएगी। और अगर वो अभी इलेक्शन उसके साथ मतलब नेशनल का नहीं कॉल करते, तो जब भी वो नेशनल का करेंगे आज के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, खामखा मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर तो उनको मतलब उनको फिर करवाना पड़ेगा। उस वक़्त जब ये करेंगे तो तब यहाँ पर सिटिंग गवर्नमेंट्स होंगी पीटीआई के पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो अच्छा। ज़ाहिर बात है फिर उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो उनके पास मतलब दोनों सिचुएशंस पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ कि विन-विन सिचुएशन है। अगर वो इलेक्शन सारे एक साथ हो जाते हैं तो आपकी बात कि जो हम चाह रहे थे उसमें फिर हम कामयाब हो जाते हैं। अगर एक साथ नहीं होते तो फिर भी फायदा हमें ये है कि हम जब भी नेशनल असेंबली की तरफ और उनके सीटों की तरफ जाएंगे
तो हमारे सिटिंग गवर्नमेंट्स होंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर, और जो ये मोमेंटम एक बिल्ड हो चुका हुआ है, उस मोमेंटम का हमें मौजूदा वक्त में सूबाई इलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा, तो अब ये जो आप एक सिनेरियो बयान कर रहे हैं कि इलेक्शन होगा, तो जब वो आम इंतखाबात होंगे उस वक्त तक यहाँ पे हुकूमतें आ चुकी होगी, तो वो तो इस सूरत में है जब ये इलेक्शन होंगे ना। क्योंकि अभी तो मतलब कल जो है ना वो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं। अच्छा, वो तो खैर एक सियासी बयान भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो दो तीन और चीजें हैं, जैसे सेंसस होना है, 1 फरवरी से डिजिटल सेंसस होना है, और उसमें कम से कम जो है ना 2 महीने तो लगेंगे, 2 या 3 महीने। फिर उसी की बुनियाद पे जो है ना वो डिलिमिटेशन होंगी। उसमें भी जो है ना इम्कान है कि 2-3 महीने लगेंगे, उस वक्त तक फिर रमजान भी जो है ना खत्म हो चुका होगा, तो ये तो तकरीबन 6-7-8 महीने तो बिल्कुल जो है ना कड़े कड़े इसमें लग जाएंगे। हम्म। मेरे ख्याल से तो जी खैर ये है कि आइन बहुत ज्यादा क्लियर है। जहां पर सेंसेस ना हुआ हो तो फिर आप पुराने सेंसेस पे ही करते हैं, इसमें कोई मतलब रुकावट नहीं है कि भाई आप पुराने पे क्यों नहीं कर सकते। तो हल्का बंदी पुराने सेंसेस के ऊपर हुई है, तो ये भी नहीं है कि वो हल्का बंदी हमें करनी पड़ेगी। तो मेरे मुताबिक तो उसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप जो एग्जिस्टिंग हल्का बंदी है और जो पुराना सेंसस हुआ है उसी के ऊपर आप ये इलेक्शन कर लें। उसके बाद जब नया सेंसस हो जाए तो आने वाले, ये कोई पाकिस्तान में आखिरी इलेक्शन तो नहीं है, तो जो आने वाले इलेक्शन होंगे वो फिर नए हल्के बंदी के ऊपर फिर किए जा सकते हैं और नए मरदमशुमारी के ऊपर किए जा सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से आइन बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है इस मामले में। और अगर अदालत भी जाना पड़े तो मेरे ख्याल से अदालत फैसला इसी हक में देगी कि आप जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा, ये जो अभी जिस बुनियाद पे ये खान साहब ने जिस तरह उनकी अपनी एक कैलकुलेशन है कि इस वक्त जो है ना उसका एक पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ना वो बहुत ऊंचा है। ठीक है, हम मतलब ये इसमें हम भी जो है ना उसके साथ किसी हद तक एग्री है कि वो जिस तरह जलसे कर रहे हैं, लोग वो निकल रहे हैं। फिर कुछ इंतखाबात यहाँ पे हुए, जैसे यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए, खान साहब जो है ना पूरे 8-9 हल्कों से पूरे पाकिस्तान में उसने हिस्सा लिया, उसमें एक ही हल्का मेरे ख्याल में वो हार गए, 8 तो जीत गए। तो उस वो किसी हद तक हमें नजर भी आया। लेकिन अभी जो कराची में इलेक्शन हुए है, बल्दियाती इंतखाबात, उसमें पीटीआई जो है वो तीसरी पोजीशन पे आई है। तो आप समझते नहीं हैं कि वो जो एक पॉपुलैरिटी के ग्राफ की बात खान साहब करते हैं, या आप लोगों का जो एक ख्याल है वो उस तरह नहीं है? उसमें जी मेरे ख्याल से दो तीन बातें क्लियर करने वाली हैं। जो इलेक्शन हारे भी हैं वो कराची वाला था, अगर आपको याद हो तो कराची में हमेशा से एक सिचुएशन बनी हुई है जहां पर एक स्ट्रेंथ भी है और पार्टियों का, और मेरे ख्याल से उसके मुताबिक उसके अलावा अगर आप देख लें हर कोई, वो जमात इस्लामी है या वो वहाँ पे हमारे पीटीआई के जो लीडरशिप है उनकी तरफ से जो न्यूज़ आ रहे हैं, आप आज भी देख रहे हैं रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, रिकाउंटिंग हो रही है, रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। मतलब वहां पर एक बड़ा सिस्टमैटिक किस्म का गेम वहां पे इलेक्शन के दौरान हो रहा है। अब बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता, मतलब क्लियरली जो पॉपुलैरिटी आपको पंजाब और केपी के अंदर नजर आती है वो शायद इस वक्त हमें कराची में नजर नहीं आ रही पीटीआई की। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो जो इलेक्शन की जो धांधली जिस लेवल की हो रही है, क्योंकि रिजल्ट्स इस तरह मैंने तो कभी नहीं देखे कि रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएं और अभी के कोर्ट्स में भी केस नहीं गए उसी वक्त रिजल्ट्स चेंज भी हो रहे हैं, दो उसके ज्यादा हो रहे हैं, एक किसी के कम हो रहे हैं। ये बड़ा ही मतलब बहुत ही ब्लेटेंट मेरे ख्याल से धांधली की निशानदेही है ये। तो एक वो भी फैक्टर है। सेकेंडली जो कराची का ये वाला जो इलेक्शन था, कम से कम इसमें आप देखें आखिरी वक्त तक क्लियर नहीं था कि इलेक्शन आगे होगा भी नहीं होगा। बड़ा स्टॉप गैप किस्म का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर आप टर्नआउट देखें बहुत ज्यादा लो है। हाँ। ये रिजल्ट्स हमें केपी के अंदर या पंजाब के अंदर नजर नहीं आते। यहाँ पर जो बेस है वो बहुत ही हाइपअप हुई हुई है, वो इस्लामाबाद से मेरे ख्याल से ज्यादा लिंक्ड हैं। तो उनका जो इस्लामाबाद में जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बना हुआ है, उनका असर भी उनके ऊपर ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से कराची के अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे हैं, जो कि पंजाब और केपी के अंदर नहीं है इस वक्त। अच्छा, ठीक है। तो अब गदन जमाल साहब, वो जो एक दूसरा बड़ा इशू है उसकी तरफ आप आएंगे, तो चूंकि आपको कबायली अजला पे बड़ी जो है ना आपकी नज़र है, आपका ताल्लुक भी जो है ना उस इलाके से है, तो ये जो अभी ये एक स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से,
ये असल में मामला है क्या? ये जी मेरे ख्याल से इनको पसंद नहीं आया कि मैंडेट किसके पास है। सिंपली पुट ये मामला है और कोई नहीं है, क्योंकि अच्छा। जब मर्जर भी हो रहा था यही पार्टीज थी जो आगे आई, जो आज पीडीएम के अंदर हैं। सिवाय मौलाना साहब के बाकी जितने भी पार्टीज थी जो पीडीएम के अंदर आप मौजूद हैं, वो सारे चैंपियन कर रहे थे इस मर्जर को भी। उन्हीं की उसी की वजह से ये मर्जर वगैरह भी हुआ। बड़े ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें थे कि ये फंड दिए जाएंगे और केपी की जो हुकूमत है उसके सिस्टम्स के थ्रू। अब अचानक से क्योंकि उनको वो मैंडेट पसंद नहीं आया कि पब्लिक जो है वो किसकी तरफ वोट और पब्लिक ने किसको वोट दिया हुआ है, तो अभी उनका नया गवर्नर भी जाहिर बात है वो जिस तरीके से आए हैं मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने भी अपना कोई इख्तियार रखना होगा। तो और बड़ा अजीब सी बात यह है कि उसमें आप, मैं तो समझता हूँ बड़ा इंसल्टिंग है गवर्नर के लिए कि बतौर मेंबर वो एक ब्यूरोक्रेट के अंडर सर्व करेगा। तो ये बेसिकली एक तो क्लियरली ये गैर आईनी इकदाम है। हम हम्म। 25वीं आईनी तरमीम की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी उन्होंने इस एक नोटिफिकेशन के साथ। हम कोर्ट भी जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वहां पे कोर्ट में ये स्टैंड नहीं कर सकेंगे वहां पे। लेकिन उसके अलावा जो है ये एक जो अवाम का मैंडेट है उसकी रिजेक्शन भी है बड़ा ब्लेटेंटली। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड हम सेट करने जा रहे हैं। हम एक फेडरेशन के अंदर ये मुल्क जो है वो बना हुआ है जिसके अंदर सूबों का अपना रोल है, हर इलाकों का अपना रोल है और वफाकी हुकूमत फेडरल का एक अपना रोल है। अगर फेडरल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया कि सूबे के अंदर किसी और की हुकूमत हो और उनके रिसोर्सेज के ऊपर वो फिर कोशिश करे कि वो हाफिज हो जाएं और वो फैसले करें और इस्लामाबाद से चलाएं, तो ये तो हम दोबारा मतलब एक पुराने ट्रेंड की तरफ, नॉट ओनली 25वीं आईनी तरमीम बल्कि 18वीं तरमीम के अगेंस्ट भी हम जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अभी यानी वो जो पीटीआई की आप लोगों की जो यानी कल परसों तक आप लोग इसको ये कह रहे थे कि ये जो है ना सूबाई मामलात में मुदाखलत है। तो ठीक है, अगर इस तरह हमें भी इस तरह लग रहा है कि ये नामुनासिब जो है ना एक नोटिफिकेशन है। जब इलाके मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो फिर उसके साथ सेंटर का क्या काम है? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आप लोगों की हुकूमत में भी तो इन मर्ज अजला में जो है इतना काम तो नहीं हुआ ना, तो इस वजह से वफाकी हुकूमत भी मजबूर हो गई है। नहीं जी, देखिए काम का जहां तक बात है ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है। आप फैक्ट्स उठा के अगर देख ले, ये बात मैं भी बहुत सुनता हूँ कि जी फंडिंग जो है वो लैप्स हो रहा है। लैप्स अभी तक हमारा पहले साल को आप निकाल लें जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स उस वक्त, क्योंकि जाहिर बात है जो पोर्टफोलियो ये बना था ये हम्म। बिल्कुल ब्रांड न्यू पोर्टफोलियो बना था जिसके अंदर हमारे पास एक भी ऑनगोइंग स्कीम नहीं था। जो एआईपी प्रोग्राम था इस फंड के लिए वो बिल्कुल स्क्रैच से बना। तो जाहिर हम्म। बात है जब आप नए स्कीम्स बनाएंगे जिस साल के अंदर, तो उस साल के अंदर 5 6 7 8 महीने तो आपको लगते हैं सिर्फ स्कीम्स शुरू करने में, फिर उसकी एक्सपेंडिचर वगैरह करने में। तो पहले साल में 2019 में कुछ फंड्स बिल्कुल नहीं लगे थे। उसके बाद से आप देख लें 2020 में 21 में अभी जो रिसेंट हमारा हुआ था, अभी भी आप देख लें करंटली भी, तो 1 रुपए लैप्स नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं मानता हूं इस तरह हुआ है कि हम्म। एक महकमा, मिसाल आप ले लें फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स का महकमा ले लें, अगर स्पोर्ट्स में पैसे नहीं लगे तो वहां से रीलोकेट होके उसको सीएनडब्ल्यू या एजुकेशन या हेल्थ में लगाए गए हैं। लेकिन ये कभी भी अभी नहीं, पिछले 3 सालों में नहीं हुआ कि हमारे पैसे कोई लैप्स हो गए हों या हमने वापस कर दिए हों। बल्कि हम तो डिमांड अब उस वक्त उस जगह पे आ गए हैं कि हम तो डिमांड कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से भी, चाहे वो पिछली हमारी हुकूमत थी। आपने बजट के अंदर मेरे जो कुलीग्स थे उनकी स्पीचेस सुनी, हमने अपने हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास जो 100 अरब का वादा किया गया था और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि शुरू में मर्जर के दौरान हमें 22 23 अरब मिलते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हो के 77 अरब तक ये बजट पहुंचा दिया गया था, तरक्याती बजट। और हम्म। हम ये चाह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो आखिरी 5 6 साल हमारे रह गए थे ये 10 साल प्रोग्राम का, उसमें ये हमें ओवर एंड अबव देंगे ताकि जो शुरू सालों में हमें कम पैसे मिले
वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए तो ओवरऑल 10 सालों में हमें 1,000 अरब रुपए मिल जाएंगे। अब अच्छा। जाहिर बात है स्कीम्स जो हैं, ये ज्यादातर जो स्कीम्स थे ये बड़े नेचर के थे। ये एसडीजीज नहीं थे कि हम हैंडपंप्स और स्ट्रीट्स और चूल्हे कर रहे हैं। ज्यादातर इसमें आप देखें मेन रोड्स थी। आप औरंगजेब के अंदर आज जाके देख लें, एक भी इस तरह मेन रोड नहीं है जिसकी डुअलाइजेशन ना हो रही हो। उसके हम्म। अंदर नए स्कूल्स थे जिसके अंदर 100 प्राइमरी स्कूल, 100 मिडिल स्कूल, 100 हाई स्कूल, 75 हायर सेकेंडरी स्कूल्स। औरंगजेब के अंदर जहां पर सिर्फ 3 हायर सेकेंडरी थे, पिछले 70 साल में सिर्फ 3 बने। हमने 6 हायर सेकेंडरी इस हुकूमत दौर के अंदर हमने मंजूर किए। अब वो जाहिर बात है उनका 3-4 साल का जो टाइम पीरियड है बनने का, वो टाइम वो लगाएंगे। मतलब इसी तरह हमने ग्रिड स्टेशन, इसी तरह यहाँ तक के जहां पर हमारे पास टीचर्स या डॉक्टर्स की कमी थी, उनकी सैलरीज भी इसके थ्रू हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर डॉक्टर्स को हम 2.5, 3, 4 लाख रुपए तक दे रहे थे ताकि वो दूर दराज इलाकों जा सकें और उनको हम वहां पर अट्रैक्ट कर सकें। इस तरह के बड़े जबरदस्त इसके अंदर मेरे ख्याल से स्कीम्स और प्रोग्राम्स थी। तो हमें अगर किसी कमजोरी आई है, वो फंड्स की कमी की वजह से आई है। और फिर अप्रैल से जब से हुकूमत चेंज हुई है तो मुकम्मल तौर पे जितने भी स्कीमें हैं वो सारी रुक गई हैं। तो जाहिर बात है अभी जो आप काम देख रहे हैं, आप किसी जगह जाएं, सड़कें टूटी हुई है, उस पर काम रुक रहा है। स्कूल्स, मुझे अब खुद उस दिन स्कूल्स वाले आए थे कि जी हम्म। पीटीसी फंड में हमारे पास 1 रुपए नहीं है। विंटर ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारे वहां पे बर्फबारी इलाका है, तो विंटर ब्रेक लंबी ब्रेक होती है। विंटर ब्रेक के बाद लोगों को खदशात ये हैं कि विंटर ब्रेक के बाद ये टीचर्स की सैलरीज नहीं होंगी, तो जाहिर बात है वो स्कूल भी हमारे बंद हो जाएंगे दोबारा। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो हॉस्पिटल्स दिए थे, और वो मॉडल इतना जबरदस्त चला है कि आप अंदाजा लगाएं, जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन हुई है लास्ट ईयर की, उसके अंदर औरंगजेब के डीएचक्यू पूरे प्रोविंस के अंदर हैज रैंक नंबर 1। तो ये अच्छा। स्कीम थी जो इसके अंदर से हम कर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ हमारा स्कीम रुक चुका हुआ है। और पिछले अप्रैल से लेकर आज तक, जहां पर हमें 40 अरब तक मिलने चाहिए थे तरक्याती बजट, वहां पर हमें सिर्फ 5 अरब मिले हैं। तो इस वक्त तो हुकूमत कंप्लीटली कर्जदार है इन ठेकेदारों के, हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। ये मतलब आप आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हमें इस तरह लगता है कि जो जब वफाक में हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब आए, तो यहाँ पे जो हमारे वज़ीर आला साहब थे, अगरचे मतलब जो आपके सियासी इख्तिलाफ है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना एक पूरे सूबे को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जिस तरह ये सिंध के वज़ीर आला थे, वो जब इमरान खान साहब के दौर में जो भी हालात थे उनके आपस में, मतलब वो थी सियासी चपकलिश थी, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना उसने बड़ा अच्छा एक ताल्लुक जो है ना रखा अपने वज़ीर आज़म के साथ। और एक दिन जो है ना इमरान खान साहब इस बात पे मजबूर हुए कि जो परवेज़ जो सिंध के वज़ीर आला है, वो बड़े जो है ना यानी वो अपने सूबे के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे वज़ीर आला साहब महमूद खान जो है ना, वो ये कहते थे कि ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके सामने मैं नहीं जाऊँगा। तो ये खामखा जो है ना, मतलब वहीं से जो है ना सारे मामलात ख़राब हुए और फिर ये जो सारे बीच में मामलात आए। तो इस तरह यानी आप समझते नहीं हैं कि अगर आपके सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन जब इस तरह सूबे का मामला हो तो उसमें पूरे सूबे के अवाम का जो है ना उनकी तकदीर का फैसला होना होता है। मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ, हर एक का अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीकेकार होता है। आई एम श्योर महमूद खान साहब के अपने रीजंस वगैरह होंगे कि वो, लेकिन जिस इन्वायरमेंट के अंदर सिंध के सीएम साहब खान साहब के साथ काम कर रहे थे, और जो इन्वायरमेंट बन चुकी हुई थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर चेंज के बाद, मेरे ख्याल से वो दोनों इन्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। हम्म। एक शदीद किस्म की यहाँ पर नेगेटिव किस्म की माहौल बन चुका हुआ था, जिसके अंदर से मतलब यहाँ पर प्रेशर यही बिल्डअप हो रहा था जो हम चाह रहे थे कि इलेक्शन हो, ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ आए। हालात जो हैं माशी वो सारों के सामने हैं। उस माहौल के अंदर शायद महमूद खान साहब ये लुक नहीं देना चाह रहे थे कि हम इस मतलब जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है इसको लेजिटिमेसी नहीं देना चाह रहे थे। और वो ये समझते थे कि उनके साथ मुलाकात वगैरह जो है वो इसी एंगल में देखी जाएगी।
लेकिन ये बात जो है उन्होंने हमेशा स्ट्रेस लगाया था कि जहां तक सूबे के अपने नीड्स की बात है, वफाकी हुकूमत के साथ फाइनेंस के ऊपर या और इस तरह की कोई ज़रूरियात हो, तो उसके अंदर हमारी पूरी पूरी इन्वॉल्वमेंट रही है। खास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के कुछ दिन पहले हमने इसी नोटिफिकेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके अंदर सिर्फ इसी हवाले से, कबायली अजला के हवाले से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पूरे व्हाट्सएप मैसेजेस अपने दिखाए, उन्होंने लेटर्स दिखाए, जो ऑफिशियल लेटर्स उन्होंने भेजे हैं, जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस ने भेजे हैं। तो जाहिर बात है ये जो इंटरेक्शन भी हो रहा था ये भी महमूद खान साहब सीएम साहब के जरिए से ही हो रहा था और उनके ब्लेसिंग से हो रहा था। ये नहीं था कि वो मिलने के लिए तैयार नहीं थे और फिर कह रहे थे कि हुकूमत में किसी ने नहीं मिलना। तो उस लेवल तक जहां तक जरूरियात थी सूबे के चलने के लिए, सूबे के हक के लिए, वो मीटिंग्स भी हमारी जारी थी वफाकी हुकूमत के साथ। उसके अंदर बड़े उनसे वादे भी हमें मिले। फॉर एग्जांपल सैलरीज के अंदर हमें उनकी तरफ से, जब मिफ्ता साहब वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की कि ठीक है आपको जो चाहिए मतलब एक्स्ट्रा जो 15 अरब तनख्वाहों में चाहिए वो भी उन्होंने एग्री किया। जो तरक्याती बजट है वो भी आपको अपना जो शेयर होता है वो कबायली अजला को मिलेगा। लेकिन एंड में ना वो 15 अरब जो एडिशनल हमें तनख्वाहों में मिलने थे ना वो हमें मिले। आजकल हर महीने हमारा 5.3 अरब लग रहे थे तनख्वाहों में और हमें सिर्फ वफाकी हुकूमत से 4.5 अरब मिल रहे थे। अच्छा। मीनिंग के हर हर महीने 0.8 बिलियन जो है, अरब जो है, वो सूबाई हुकूमत अपने जेब से दे रहा था। तो ये ठीक। बेसिकली सारों ने अपना जो है वो बर्डन हटा दिया और सारी जिम्मेवारी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के ऊपर डाल दी। अभी सूबे के पास खुद उस तरह के वसाइल नहीं है कि वो अपने आप को सपोर्ट करे, कि वो कबायली अजला की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। तो अच्छा। इस तरह, हाँ, तो उन्होंने, तो ये भी महमूद खान साहब के थ्रू ही हुआ है, उन्हीं का डिसीजन था कि जो ठीक। भी है, अगर बाकी पाकिस्तान कबायली अजला का ख्याल नहीं रख रही, हमने तो ख्याल रखना है, हमारी तो मजबूरी है। तो वो कर रहे थे। ठीक है, बस हमारे पास वक्त की भी कमी है, तो ये मुख्तसर सा बताएं कि ये जो स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से जो फैसला है वफाकी हुकूमत का, फिर आप लोगों के पास अब क्या ऑप्शन है, आप लोगों के अब क्या इरादे है, इसको अदालत में चैलेंज करेंगे या इसको जाने देंगे? हम नहीं, नहीं जी, जाने तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। हम हुकूमत में हम्म। हो ना हो, अब तो हमारी हुकूमत भी जिस तरह आपने कहा खत्म हो गई है। तो ये हम्म। लोग ये नहीं कह सकते कि ये अपने लालच के लिए कर रहे हैं ताकि इनको यहाँ पैसे मिले, क्योंकि हम तो यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही एक गैर आईनी इकदाम है, जिसके अंदर मैं ये भी बोलता चलूं कि इसके अंदर एएनपी का जो हेड है एमएल वली साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है, वो खुद वो अगेंस्ट हैं। पीपल बिल्कुल। पार्टी के हमारे कुलीग्स हैं, उन्होंने बड़ा ओपनली इसके अंदर रेजर्वेशन शो किए हैं और इस बात के बड़े अगेंस्ट हैं। इसी तरह जो है सहाफियों में भी जो इनके अपने प्रो सहाफी हैं, बड़े, उनमें से भी बड़े, आप सलीम साफी साहब देख लें, सारों को हम्म। पता है कि उनके कहाँ पे उनके लाइक्स और डिसलाइक्स करते हैं, लाए। उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात की तंकीद की है कि ये बहुत ही गलत नोटिफिकेशन आया है। इसके इसके लिए इंशाल्लाह कल हमने केस तैयार किया हुआ है, कल हम जमा अच्छा। करेंगे। हम अपने हम्म। ऑपोजिशन कुलीग्स के साथ भी इन टच हैं और कोशिश हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे कुलीग्स हैं वो भी हमारे साथ इसके अंदर ज्वाइन करें और इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज हमें, ठीक। और अगर वहां से भी हमें रिलीफ ना मिली और वहां से ना हो रहा हो, तो हम फिर जाहिर बात है इस्लामाबाद में धरने तक हम करने के लिए तैयार है। हमें ये किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। सैयद गाजी गजन जमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।